हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी ऑनलाइन स्टडीज़ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर टेंस वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसके लिए हम ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले ही डाल चुके हैं। आई होप आप सब लोगों ने ये वीडियोस देखे होंगे और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें जाकर देखिए, तभी हम अगले वीडियोज़ में फ़र्दर टॉपिक्स को समझ पाएंगे। सेकंड, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से एंड आपके शेयर करने से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को और अच्छा कंटेंट करने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने पहले टेंस के पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। टेंस क्या होता है, उसके पार्ट कितने होते हैं और उनके फर्दर सब पार्ट्स कितने होते हैं, ये हम लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस भी किया था। उसके अलावा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने फॉर्मुलेशन जाना था कि कैसे एक बेसिक सेंटेंस बनाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। 1-2 एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे। उसके अलावा हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे फार्मूले के अंदर आपके एस या ई एस को कैसे यूज़ करना है। अगर एस या ई एस मतलब अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो आपको एस या ई एस लगाना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो आपको एस या ई एस नहीं लगाना है। फर्दर उसी में अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही अगले सब पार्ट में आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको जैसे पता होना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस कई प्रकार के होते हैं। सबसे जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं आपके अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती, जिनके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, एक्सक्लेमेशन नहीं होता, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें कुछ ज़्यादा आपके पास रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर जो आपके पास अफर्मेटिव में दे रखा है बस उसी के साथ आपको नॉट लगा देना है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। अब सवाल यहाँ पर आता है कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब को समझने से पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला लिखा है, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव का फार्मूला था। लेकिन नेगेटिव के अंदर आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसे मैं पूरा लिख देता हूं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जैसा कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। पहला, 2 चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं और एक चीज़ आपका हटा दिया गया है, ऑब्सोलेट कर दिया गया है। 2 चीज़ें ऐड ऑन क्या हुई हैं आपके अफर्मेटिव से नेगेटिव के अंदर, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आया है नॉट। और हटाया क्या गया है, वो हटाया गया है एस या ई एस। एस या ई एस को इसके अंदर पूरी तरीके से हटा दिया गया है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर अब हमारे पास एस या ई एस को यूज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हिंदी के अंदर सहायक क्रिया, और आपको ये भी बता चुका हूँ वर्ब क्या होती है। वर्ब होता है कोई भी जो एक्शन परफॉर्म करना होता है उसे बोलते हैं वर्ब या क्रिया। अब जैसे जैसे आप आगे टेंस के अंदर अगले पार्ट पढ़ते जाएंगे तो आपको पता पड़ता जाएगा कि अलग अलग टेंस के पार्ट में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन कौन सी होती है, यहाँ पे 2 तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक तो होता है डू और एक होता है डस। ओके, ये दोनों आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, अब ये आता है सवाल दूसरा कि डू का इस्तेमाल कहाँ होता है, वेयर डू वी यूज डू एंड डस। ये दोनों अलग अलग जगह यूज़ होती है। यहाँ पर फिर से आपके पास सब्जेक्ट का रोल आता है। वो क्यों आता है, जैसे एस या ई एस के केस में आया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस यूज़ करेंगे आप वर्ब के साथ, और अगर प्लूरल है तो आप एस या ई एस को नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यूज़ करेंगे डस का, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज़ करेंगे डू का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लूरल के केस में आप डू यूज़ करेंगे और सिंगुलर के केस में आप डज यूज़ करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट? अब दूसरा सवाल ये आता है यहाँ पर कि सिंगुलर के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल के कौन कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आपके ही, शी, इट या कोई भी एक सिंगल नाम, एनी सिंगल नेम, याद रखिएगा, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ एनी सिंगल नेम, एनी नेम नहीं, एनी सिंगल नेम। इसके अलावा आई, यू, वी, दे, दोज, जितने भी आते हैं, जितने भी आप प्लूरल आपको पता है, और मल्टीपल नेम। ये नोटिस करने वाली बात है, जहाँ गलतियाँ होती हैं, मल्टीपल नेम। यहाँ पर तो इस्तेमाल करेंगे आप डू का और यहाँ इस्तेमाल करेंगे आप डज का। ये बेसिकली सारे सिंगुलर हैं और ये सारे प्लूरल हैं। ठीक है, अभी तक आपको क्लियर है कि डू का इस्तेमाल कहाँ करना है, डज का इस्तेमाल कहाँ करना है। प्लस दूसरी चीज़ नोट करने वाली है, सब्जेक्ट आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको पता पड़ गया। तीसरी चीज़ आती है नॉट, ये आपको ऐड ऑन करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताना है हमें कोई भी चीज़ में नेगेटिविटी दिखानी है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, निगेट करना है हमें चीज़ों को, तो यहाँ पे हमें नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये आपका पिछले फॉर्मूले जैसा ही रहेगा, एस या एस का कोई आपको यूज़ नहीं रह जाता है, क्योंकि उसके प्लेस पे आपको डू और डज आ चुकी है, प्लस ऑब्जेक्ट जो आपका रिमेनिंग पार्ट है। अब जरा हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक डाउट नहीं होगा, आपको पता चल गया होगा कि ही, शी, इट या कोई भी एक सिंगल नाम, एक नाम कोई सा भी, राम, श्याम, घनश्याम, रहीम, पीटर, जॉन, कुछ भी, ठीक है, आई, यू, वी, दे या मल्टीपल नेम्स, राम एंड श्याम, राम एंड रहीम, पीटर एंड जॉन. So these are two names. So basically if two persons are there then they can't be singular. अगर दो लोग हैं तो वो सिंगुलर नहीं हो सकते. ओके, तो अब हम आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं. लास्ट टाइम की तरह ही हम एक एक सबसे पहले चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे. हिंदी के अंदर हम सेंटेंस लिखेंगे. आपको पहले ही पता है सेंटेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी. लास्ट में आपके सेंटेंस में अगर ता है, ती है, ते है अगर आता है तो वो आपका इंडेफिनिट का होगा. ठीक है, यहाँ पे देते हैं. जैसे लास्ट टाइम हमने दिया था जॉर्ज क्रिकेट नहीं खेलता है. यहाँ नोट कीजिएगा, मैं लगा रहा हूँ नहीं. एक इसको आइडेंटिफाई किया है, खेलता है. यहाँ देखिएगा, सबसे पहली चीज़ हिट क्या करना है मेरे को इस हिंदी वाले सेंटेंस में. ता है, ती है, ते है. यहाँ ता है आ रहा है तो मेरा ये मेरे को आइडेंटिफाई हो गया कि दिस इज़ ऑफ इंडेफिनिट. ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है. सेकंड, अब ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है, क्या है? तो हमें दूसरी चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है यहाँ पे, नहीं. ओके, तो नहीं का मतलब ये नेगेटिव का है. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या था मेरे पास यहाँ पर? एक्शन कौन परफॉर्म करता है? पहली बात, एक्शन कौन परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है. चलो नहीं भी कर रहा है तो जो नहीं करने का काम कर रहा है वो कौन है यहाँ पे? जॉर्ज. ओके, तो जॉर्ज क्या हो गया हमारे? सब्जेक्ट. जॉर्ज हेल्पिंग वर्ब. अब आप बताइए, जॉर्ज सिंगल नेम है या मल्टीपल नेम है? जॉर्ज के अलावा आपको यहाँ पे और कोई दिख रहा है? इस सेंटेंस में आपको कोई और नजर आ रहा है कि जॉर्ज के अलावा और कोई है? नहीं है, तो ये सिंगल है. जॉर्ज सिंगल एंटिटी है, तो जॉर्ज वुड बी सिंगुलर. सिंगुलर होगा. और आपको अभी जस्ट बता के चुके हैं कि सिंगुलर के केस में आपके जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो आपके होगी डज. तो जॉर्ज डज. नहीं के लिए हमारे पास पता है हमको ऑलरेडी, नॉट. एक्शन क्या हो रहा है? खेलने का. एक्चुअली एक्शन कौन सा नहीं हो रहा है? खेलने का. खेलने के लिए हम बोलते हैं प्ले. सो जॉर्ज डज नॉट
प्ले क्रिकेट। आप जरा देखिए और जरा इसे कंपेयर कीजिए आप लास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस से। अगर जॉर्ज क्रिकेट खेलता होता तो यहाँ पे सेंटेंस होता जॉर्ज प्लेज क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे जॉर्ज नहीं खेल रहा है तो हमें नेगेटिव सेंटेंस से डील करना है और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एस या ईएस सबसे पहले हट जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मूले के अंदर हट के आ जाता है एस या ईएस। इंट्रोड्यूस क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोड्यूस कैसे होगा? डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने डज लगाया। जॉर्ज डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ नोटिस कीजिए जॉर्ज सिंगुलर होते हुए भी मैंने एस या ईएस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं प्लूरल के लिए। राम और रहीम बाजार जाते हैं। सी, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं? मल्टीपल सब्जेक्ट है। बेसिकली राम है और रहीम है। ठीक है, दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये मल्टीपल हो गया यानी प्लूरल हो गया। तो हम इसे, सॉरी मैंने यहाँ पे नेगेटिव का सेंटेंस बना रहा था तो मुझे यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था। राम और रहीम बाजार नहीं जाते हैं। वैसे आप चाहें तो उसे अफर्मेटिव में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं तो नेगेटिव का ही एग्जाम्पल देखेंगे। राम और रहीम बाजार नहीं जाते हैं। राम और के लिए एंड रहीम, यहाँ दोनों सब्जेक्ट हमने कवर कर लिए, राम एंड रहीम। सेकंड क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब आप बताइए डू लगेगा या डज लगेगा? सोचिए, टाइम दीजिए, ये बताइए। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है, सिंगुलर है कि नहीं है? ये सिंगुलर नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, राम एंड रहीम, तो ये प्लूरल हुआ। और प्लूरल के साथ हम डज यूज़ नहीं करते, हम डू यूज़ करते हैं। राम एंड रहीम डू नॉट, नॉट लगेगा? नहीं बताना है हमें। राम एंड रहीम डू नॉट, काम क्या हो रहा है? जाने का, गो टू मार्केट। तो इस तरीके से मैंने आपको मल्टीपल नेम के साथ यानी मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ भी, प्लूरल अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हों तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल को कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि डू और डज का इस्तेमाल कहाँ किया जाए। और जैसे जैसे हम एग्जाम्पल खुद प्रैक्टिस करेंगे, हम सोचेंगे एग्जाम्पल क्या क्या बना सकते हैं और उनको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपको इम्प्रोवाइजेशन आएगा और आप खुद से कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं नेगेटिव का ही। वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। अब वे के लिए आपको पता है क्या यूज़ करते हैं? दे। और वे आपको देखने से लग रहा है कि ये प्लूरल है, बहुवचन है, सो हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? डू। आगे नॉट, दे डू नॉट, उड़ाने को क्या बोलते हैं? फ्लाई। दे डू नॉट फ्लाई काइट। आप काइट्स भी कर सकते हो लेकिन हम काइट ही बोलेंगे अभी। दे डू नॉट फ्लाई लिख दीजिए क्योंकि दे है तो एक पतंग से काम नहीं चलेगा। दे डू नॉट फ्लाई काइट्स। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। और अगर फिर भी इसमें कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप इन वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।